नमस्कार। आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो है कमला की कहानी। एक ऐसी दुल्हन जिसके साथ जुड़ा था एक भयानक श्राप और एक ऐसा गहरा राज जो 15 साल से दफन था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दुल्हन की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन उसका सबसे खौफनाक दिन बन गया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही जश्न से नहीं बल्कि होती है कुछ बेहद डरावने अपशगुनों से। ऐसे इशारे जो कमला के भयानक भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे। पहला अपशगुन होता है हल्दी की रस्म के दौरान। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और तभी कमला अचानक दर्द से चीख पड़ती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी खाल खींच रहा हो। सोचिए जरा, कितनी भयानक फीलिंग होगी वो। फिर आता है दूसरा अपशगुन। ससुराल से दुल्हन के लिए चूड़ियां आती हैं जो पारंपरिक रूप से लाल होनी चाहिए, सुहाग की निशानी। पर ये क्या, वो लाल चूड़ियां रहस्यमयी तरीके से काली पड़ जाती हैं। और एक नई दुल्हन के लिए काली चूड़ियां पहनना, इससे बड़ा अपशगुन तो हो ही नहीं सकता। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। रस्म से ठीक पहले पता चलता है कि कमला का शादी का जो दुपट्टा है उसका एक कोना जानबूझकर काटा गया है। मतलब एक के बाद एक साफ संकेत थे कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो ये सारे अपशगुन, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी शुरू होना था। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ीं, माहौल खुशी से दहशत में तब्दील हो गया। मुख्य समारोह में कमला का डर एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। उसका व्यवहार अब एक शर्मीली दुल्हन जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी अमानवीय ताकत का असर हो। फिर जो होता है वो देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो अपने ही बालों को गुच्छों में नोचने लगती है, अपनी सहेलियों को इतनी ताकत से धक्का देती है जो नॉर्मल नहीं थी। और देखते ही देखते उसके सर पर एक बड़ा सा गंजा पैच बन जाता है जिससे खून बह रहा है और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन उसमें खुशी नहीं, सिर्फ तनाव और डर था। और अपने नए घर पहुंचते ही कमला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब परिवार को ये मानना ही पड़ता है कि वो किसी अलौकिक शक्ति का सामना कर रहे हैं। पहली ही रात कमला बालकनी में अपने बाल नोचती हुई मिलती है। फिर वो जानवरों की तरह दीवारों और छत पर रेंगना शुरू कर देती है। खाने के लिए चीखती है और कच्चा मांस मांगती है, जिससे वो एक शिकारी की तरह खा जाती है। एक स्थानीय पुजारी की झाड़ फूंक भी उसे और भड़का देती है। उसकी हरकतें इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि उसके पति कुलदीप और सास शशि को उसे बिस्तर से बांधना पड़ता है। जब घर के सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो परिवार समझ जाता है कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। तब परिवार के मुखिया अखिलेश मदद के लिए एक ऐसे ताकतवर साधु के पास जाते हैं जो शमशान घाट में रहते हैं और काली शक्तियों से निपटने के लिए ही जाने जाते हैं। तो अब कहानी में एंट्री होती है बाबा की, और उनके आते ही रहस्य की परतें एक एक करके खुलने लगती हैं। बाबा आते ही समझ जाते हैं कि कमला पर जो साया है वो कहीं बाहर से नहीं आया है। उसका ताल्लुक इसी घर से बहुत गहराई से है। बाबा साफ साफ बताते हैं कि ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक तंत्र प्रयोग है। मतलब एक शक्तिशाली काला जादू किया गया है और ये हमला सीधा कमला पर है, ताकि उसके शरीर को एक बदला लेने वाली आत्मा के लिए एक जरिया बनाया जा सके। बाबा अपनी शक्तियों से जांच शुरू करते हैं और उनकी खोज उन्हें ले जाती है हवेली के तहखाने में बने एक खुफिया कमरे तक। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं था। और वहां पहुंचकर बाबा कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, यहीं पर एक बहुत ताकतवर बुरी आत्मा का वास है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जांच अलौकिक दुनिया से मुड़कर इंसानी दुनिया की तरफ आ जाती है। बाबा को पक्का यकीन हो जाता है कि ये किसी घर के भेदी का ही काम है और वो हवेली के सारे नौकरों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। और फिर जो राज खुलता है वो सबको हिलाकर रख देता है। गुनहगार कौन निकलता है? पन्ना, परिवार की सबसे वफादार नौकरानी जो पिछले 15 सालों से उनके साथ थी। और वो कबूल करती है कि ये सब उसी की साजिश है, एक बदला लेने की साजिश जो उसने सालों पहले रची थी। जरा सोचिए, पन्ना के दो चेहरे थे। एक तरफ वो वफादार नौकरानी थी जिसने कुलदीप को अपने बेटे की तरह पाला, और दूसरी तरफ वो काले जादू की माहिर थी जो 15 साल से सिर्फ बदला लेने का इंतजार कर रही थी। एक दशक से ज्यादा वो एक परफेक्ट नौकरानी का नाटक करती रही और अंदर ही अंदर पूरे परिवार को तबाह करने का प्लान बनाती रही। पन्ना बताती है कि उसने कमला की शादी के सामान पर काला जादू किया था
उसका मकसद था कमला की रूहानी ताकत को कमजोर बनाना, ताकि जैसे ही वो इस शापित घर में कदम रखे, रुक्मिणी की बदला लेने वाली आत्मा उस पर कब्जा कर ले। पन्ना के इस कबूलनामे के साथ ही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। अब शुरू होता है आखिरी खूनी खेल, क्योंकि रुक्मिणी की आत्मा अब अपनी कीमत वसूलने के लिए आजाद हो चुकी थी। पन्ना अपना आखिरी दांव चलती है। वो एक शापित गुड़िया का इस्तेमाल करके बाबा के बनाए हुए सुरक्षा कवच को तोड़ देती है, और इसके साथ ही कमला, जो अब पूरी तरह रुक्मिणी के वश में थी, अपने दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए आजाद हो जाती है। और नतीजा, दो लोग अपने दशकों पुराने पाप की कीमत चुकाते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी के कब्जे में आई कमला घर की मालकिन शशि को बेरहमी से चाकू मारकर खत्म कर देती है। वही शशि जो रुक्मिणी की कातिल थी। अब कमला को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अखिलेश, यानी घर के मुखिया, को ये एहसास हो जाता है कि इस सारे दर्द की असली जड़ तो वही है, और वो उस बेगुनाह दुल्हन को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, अपनी आत्मा रुक्मिणी को सौंपकर। अखिलेश के बलिदान के साथ ही श्राप टूट जाता है। रुक्मिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और कमला उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। लेकिन परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। वो उस मनहूस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और कहीं गुमनामी की जिंदगी जीने चले जाते हैं। तो कहानी का अंत क्या होता है? पन्ना जेल में है और परिवार कहीं छिपकर जी रहा है। एक बहुत ही उदास अंत, जो एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब बदला पूरा हो भी जाता है तो क्या सच में किसी को शांति मिलती है?